हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों ये जो अपडेट मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं ये झारखंड जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और इसी जुडिशरी एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को नस्ते नाबूद करने के लिए आज मैं आप सभी लोगों के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लेकर के आ रहा हूं। साथियों आप अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे या फिर मेरा प्लेलिस्ट जाकर के चेक करेंगे तो वहां पे मैंने आप लोगों के लिए वन लाइनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी लेकर के आया हूं। साथ ही साथ वहां पे मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आज उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट, बेयर एक्ट के प्रोविजन और साथ ही साथ वन लाइनर का कॉन्सेप्ट दोनों एक ही साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर के यहाँ पे आया हूं। तो इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं कि ये किस तरह से आप लोगों के लिए वर्क करता है और वर्क करता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है यहां से किस नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं बार बार पूछे जाने का काम किया जाता है। अगर हम इंडेक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं साथियों तो मान के चलिए कि हमारे इंडेक्स से n नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब जब हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को देते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट में साथियों हमारे पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है, इस पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हमको प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे हम अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस को अरेंजमेंट करने का काम किया गया है। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं साथियों ये ऑफिशियल बेयर एक्ट है और इसी ऑफिशियल बेयर एक्ट से ही मैं चीजें आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। साथियों आप सभी लोगों को ये भी पता है कि जब जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम साथियों पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आप कहेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं आप सभी लोगों से बताऊंगा कि 3 पार्ट्स में इंडियन एविडेंस एक्ट को डिवाइड करने का काम किया गया है। अब हम एक एक पार्ट्स को आपके सामने जितना पॉसिबल हो सकेगा उन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे रखने वाले हैं। जो भी चीजें हम रखेंगे साथियों वो रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग्स में ही आपके सामने रखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले हमें इसका प्रियम्बल देखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रियम्बल से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि जब जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ते हैं, जब जब हम इंडियन एविडेंस को पढ़ते हैं तो क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में भी किसी भी टाइप का कोई प्रियम्बल दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी एक प्रियम्बल आपके लिए दे रखा है। तो प्रियम्बल पूछेगा कि दे रखा है कि नहीं दे रखा है तो आप धूमधाम से बताइएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी एक प्रियम्बल है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रियम्बल दे रखा है, सेम एज यूजुअल यहाँ पे भी एक प्रियम्बल दे रखा है। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, और चैप्टर नंबर फर्स्ट के पास जब जब हम जाते हैं तो अमूमन हमको यही देखने के लिए मिलता है कि साथियों चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे ज्यादा अगर हमें कोई कंटेंट देखने के लिए मिलता है तो वो हमें प्रिलिमिनरी टाइप का कंटेंट देखने के लिए मिलता है। अब आप कहेंगे कि ये प्रिलिमिनरी क्या होता है। अब प्रिलिमिनरी में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो हम किसी भी एक्ट की अगर बात करते हैं, किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो जब जब हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 1, और सेक्शन नंबर 1 हमें क्या बताने का बार बार काम करता है, तो सेक्शन नंबर 1 हमें अपना नाम गांव पता बताने का काम करता है। जैसे कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के बताने के बारे में काम करता है। चाहे वो हम कोई भी एक्ट पढ़ने का काम करें, लगभग एक्ट्स को आप देखेंगे तो आप आईपीसी पढ़िए, सीपीसी पढ़िए, सीआरपीसी पढ़िए, वो सभी के सभी एक्ट जो होते हैं साथियों सेक्शन नंबर फर्स्ट जो उनका होता है वो चिल्ला चिल्ला करके बताने का काम करता है कि साहब मेरा नाम ये है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अपना शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में सेक्शन नंबर 1 बताता है। सेम एज यूजुअल जब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रिलिमिनरी को पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के तो सेक्शन नंबर फर्स्ट हमसे यही कहेगा कि मेरा नाम शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। देखिए यहाँ पे जैसे सेक्शन नंबर फर्स्ट की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट देखने के लिए मिलता है। साथियों जब जब हम आगे बढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 2 के पास पहुंचेंगे तो सेक्शन नंबर 2 आपको पता होना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 2 को ऑलरेडी रिपील्ड कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है।
तो जो हटा दिया गया है उस पर हमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास सेक्शन नंबर 1 बच गया। हम प्रिलिमिनरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रिलिमिनरी हमारा यहाँ पे दिख रहा है इसी हम प्रिलिमिनरी की बात कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी में हमको सेक्शन नंबर 1 देखने के लिए मिल रहा है। सेक्शन नंबर 2 है लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया, उसको रिपील्ड कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। कहा जा रहा है तू जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। हमारे पास एक भारी भरकम सेक्शन आ रहा है। और एक बात यहाँ पे मैं आपके सामने और भी रखना चाहूंगा कि अमूमन और भी कोई हम लोग एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हमको सेक्शन नंबर 2 देखने के लिए मिलता है, और सेक्शन नंबर 2 में एन नंबर ऑफ डेफिनेशन क्लॉजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। चाहे हम सीआरपीसी की बात करें, चाहे हम सीपीसी की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं जो मेजर लॉ है या फिर माइनर लॉ है, वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सेक्शन 2 अपने साथ ढेर सारे डेफिनेशन क्लॉजेस लेकर के ही आता है। लेकिन जब जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बारी आएगी तो साथियों भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप लोगों से क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप लोगों से कहता है कि मैं सेक्शन 2 को रिपील्ड कर चुका हूं। यहां पे जो गेम होता है, जो खेला खेलने का काम किया जाता है, वो किस सेक्शन के द्वारा किया जाता है साथियों, वो सेक्शन नंबर 3 के द्वारा किया जाता है। और यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी डेफिनेशन क्लॉजेज आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहां पे सेक्शन नंबर 3 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो यहां पे सेक्शन नंबर 3 में आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब आप कहेंगे कि क्या होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं, तो आइए देखिए कि इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। जब हम सेक्शन नंबर 10 की बात करें, सेक्शन नंबर 3 की बात करेंगे साथियों, खास करके इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में 10 बातें देखने के लिए मिलेगी। जब हम इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, तो हमें 10 चीजें को देखने के लिए मिलता है। अब आप कहेंगे कि 10 चीजों में क्या क्या आता है, तो 10 चीजों में मैं आपके सामने गिनवाने वाला हूं। पहला तो कोर्ट आता है। सबसे पहला बात जो कर रहा है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस से आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार क्वेश्चन पूछे जाने का काम किया है, इसीलिए पूरे के पूरे इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस को मैं आपके सामने यहां पे रखने वाला हूं। पहले आप यहां पे पूरे के पूरे इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस को देख लीजिए। तो पहला जो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस आपके सामने आता है उसमें सबसे पहले आता है कोर्ट। किसकी हम बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं। कोर्ट में क्या मांगा जाता है, तो कोर्ट में फैक्ट पे बात होती है, उलूल जुलूल फर्जी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। कोर्ट आपसे क्या डिमांड करती है, तो कोर्ट आपसे फैक्ट मांगने का काम करती है। किस नेचर का फैक्ट होना चाहिए, तो जो भी हमारे कोर्ट में हम फैक्ट देते हैं वो रेलिवेंट फैक्ट देते हैं। इररेलिवेंट फैक्ट देखने का काम हम लोग नहीं करते हैं, उसी फैक्ट को हम देने का काम करते हैं जो फैक्ट इन इशू में हो, जो क्या हो, जो तथ्यों से सुसंगत हो, उसी फैक्ट को हम देने का काम करते हैं। अगर आप इसी मैनर में याद करेंगे तो पूरा का पूरा आपके सामने इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस होगा, और बिल्कुल भी आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देख करके घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकदम तुच्छा सा इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस पूरे के पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में आप लोगों के लिए ही प्रोवाइड किया गया है। जितना बेहतर तरीके से आप यहाँ पे अपना इंटेलेक्चुअल्स का यूज करेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से एक निमोनिक्स बना करके आप इन सभी चीजों को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में, कोर्ट की बात करते हैं। कोई भी मामला आएगा कहां पे आएगा, कोर्ट में आएगा। कोर्ट में क्या मांगा जाता है, कोर्ट में फैक्ट मांगा जाता है। फैक्ट कैसा होना चाहिए, तो फैक्ट जो होना चाहिए हमारा रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए। और फैक्ट जो रेलिवेंट फैक्ट होता है वो क्या होना चाहिए, साथ ही साथ फैक्ट इन इशू होना चाहिए। जब फैक्ट इन इशू होगा तो फैक्ट इन इशू किसका होगा, किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट का ही फैक्ट ऑन इशू होगा, फैक्ट इन इशू होगा। साथ ही साथ हम क्या दे रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट में एविडेंस दे रहे हैं। एविडेंस को क्या किया जा सकता है, एविडेंस को प्रूफ किया जा सकता है, डिसप्रूफ किया जा सकता है, नॉट प्रूफ किया जा सकता है। कहां के, किस जगह, तो भारत के कोर्ट में। तो पूरे के पूरे 10 के 10 इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस आपके सामने होंगे। जैसे कि फिर मैं आपको अगर रिवाइज कराने की बात आती है, फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में, जो 10 हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस है साथियों, मैं फिंगर पे काउंट करके आपको दिखाता हूं एज अ नर्सरी के स्टूडेंट के जैसे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास कोर्ट आता है। कोर्ट में हम क्या लेकर के जाते हैं,
कोर्ट में फैक्ट लेकर के जाते हैं। किस नेचर का फैक्ट होता है? तो रेलिवेंट नेचर का फैक्ट लेकर के जाते हैं। फैक्ट इन इशू में, जो फैक्ट जो इशू में होता है उसी फैक्ट को हम कोर्ट में लेकर के जाने का काम करते हैं। फैक्ट किसका होना चाहिए? तो डॉक्यूमेंट पे हमारा फैक्ट होना चाहिए। क्या देते हैं फैक्ट के साथ? तो हम फैक्ट के साथ एक एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करने का काम करते हैं। उस फैक्ट को क्या करते हैं? हम प्रूफ करते हैं, डिसप्रूफ करते हैं, नॉट प्रूफ करते हैं। कहां पे करते हैं? तो भारतीय न्यायालय में, इंडिया में हम ये सारे के सारे काम करने के लिए हमको मिलता है। तो ये सभी का सभी मामला आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है साथियों? तो जब आप सेक्शन नंबर 10 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे, तो सेक्शन नंबर 3 में आपको ये 10 चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। और ये 10 चीजों से आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-20 बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाने का काम किया है कि हाँ, रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, प्रूफ का मतलब क्या होता है, डिसप्रूफ का मतलब क्या होता है, नॉट प्रूफ का मतलब क्या होता है। और लास्ट में आपसे ये भी पूछ लेता है कि भैया इंडिया का मतलब क्या होता है। तो वही इंडिया का मतलब होगा जो कि यहां पे आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड कर रखा है। तो आप लोगों ने सेक्शन नंबर 3 को भी ऑब्जर्व कर लिया कि सेक्शन नंबर 3 आपसे क्या कहना चाहता है, सेक्शन नंबर 3 की क्या दिक्कत थी। जो भी दिक्कत थी सेक्शन नंबर 3 की, वो सेक्शन नंबर 3 अपने यहां पे बता करके चला गया। अब हमारे पास आता है, अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 और प्रिलिमिनरी को ही पढ़ रहे हैं। तो जब चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं और साथ साथ प्रिलिमिनरी को पढ़ रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेक्शंस आते हैं? तो टोटल 1, 2 को तो हटा ही दिया गया है। 3 में आपने इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देख लिया और एक और सेक्शन छोटा सा बचता है, तुच्छा सा सेक्शन है, 3 बातें को लेकर के आता है। सेक्शन नंबर 4 3 बातों को लेकर के आता है। कहता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। इन्हीं तीनों चीजों के बारे में हमारा सेक्शन नंबर 4 बात करता है। बाकी किसी चीजों के बारे में हमारा सेक्शन नंबर 4 कॉल ही नहीं करता है, बात ही नहीं करता है। सेक्शन नंबर 4 कहता है या तो मैं मे प्रिज्यूम करूंगा, या फिर मैं शैल प्रिज्यूम करूंगा, या फिर मैं किसी ना किसी भी प्रकार से कोई ना कोई कंक्लूसिव प्रूफ दे दूंगा। तो ये चीजें सेक्शन नंबर 4 आपका लेकर के आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैं आपके सामने लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूं, जो भी टेक्निक्स मैं यहाँ पे, जो भी निमोनिक्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग भी इसी तरह से कुछ ना कुछ अपना टेक्निक्स अपनाते होंगे। इसी तरह से आप भी मेमोराइज करने का चीजों को प्रयास करते होंगे। और खास करके जब हम लॉ की बात करते हैं साथियों, तो लॉ में कुछ ऐसा ही करके लॉ को जीता जा सकता है। ये लॉ इतनी आसान चीज नहीं होती है। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जिसमें प्रिलिमिनरी के बारे में बात की जाती है, प्रिलिमिनरी को हम लोगों ने निपटाने का काम किया। अब हमारे पास आता है एक भारी भरकम चैप्टर, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो इस चैप्टर में आपसे क्या पूछने का काम किया जाता है? तो इसमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में पूछने का काम किया जाता है कि क्या होता है रेलिवेंसी, किसको हम रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे, किसको इररेलेवेंट फैक्ट कहेंगे। जो भी चीजें होंगी वो सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक हमारा ये पूरा का पूरा बंच संभालता है। पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट हमें कहां से देखने के लिए मिलता है, तो हमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट देखने के लिए सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक देखने के लिए मिलता है। यही इसका पूरा का पूरा बंच यहां पर दे रखा है और इसी बंच को हमें पढ़ने की आवश्यकता है। बस आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 55 तक ये मामला फिट बैठ रहा है ना, सेक्शन नंबर 55 तक। यहां पर देखिए, इसको मैंने जूम कर दिया, सेक्शन नंबर 55 तक। ये चैप्टर नंबर आपका क्या था? ये चैप्टर नंबर आपका 2 था। सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक, सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक। लेकिन हम आप लोगों से रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करेंगे, तो मैं कहूंगा कि 5 को आप ना देखिए। 5 में तो बता दिया है क्या रेलेवेंट फैक्ट होता है और क्या इररेलेवेंट फैक्ट होता है। हमारा जो भी खेल स्टार्ट होता है वो किस सेक्शन से स्टार्ट होता है साथियों? तो जो भी हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है वो सेक्शन नंबर 6 से हमारा स्टार्ट होता है। और यही सेक्शन नंबर 6 हमको बताता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। जैसे
मैंने किसी को चाकू मारा, चाकू मारते ही मैं वहां से भाग निकला। ये क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि आपने किसी को ना किसी को चाकू मारा, जैसे ही चाकू मारे आप वहां से 9 2 11 हो गए। मीन्स कि ये चीज शो कर रहा है कि सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। ना आप चाकू किसी को मारे होते, ना चाकू स्टेप किए होते, ना आप भाग करके गए होते। आप चाकू मारे हैं, इसीलिए आप वहां से भाग करके गए हैं। घर में एक कमरा है, एक कमरे में 2 लोग सोए थे, एक की मृत्यु हो गई है, और वो भी किससे हो गई है? बंदूक से गोली मार करके मृत्यु कर दी गई है, उसको डेथ कॉज कर दिया गया है, और एक व्यक्ति जो सोया था वो भाग निकला है। तो इससे क्या माना जाएगा? इससे क्या प्रिज्यूम किया जा सकता है? इससे यही प्रिज्यूम किया जा सकता है कि जो बगल वाला सोया था वो उसको गोली मार करके निकल गया है। इसी को रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग ऑफ सेम ट्रांजेक्शंस के नाम से हम लोग यहाँ पे जानने का काम करेंगे। सेक्शन नंबर अगर 5 की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ बताता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑन फैक्ट इन इशू। किस पे दिया जाता है? जो भी इशू होता है, जो भी तथ्य होता है, और जो भी हमारा रेलिवेंट फैक्ट होता है, इसी पे हम एविडेंस देने का काम करते हैं। इररेलेवेंट फैक्ट पे नहीं। विदाउट कोई भी फैक्ट अगर इशू में नहीं है, हमारा और आपसे कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो हम क्या करने? कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में हम जाएंगे नहीं। लेकिन जब कोई ना कोई इशू बन जाएगा तब हम कहां जाएंगे? हम भाग करके कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे और कोर्ट ऑफ लॉ से बताएंगे कि साथियों ये व्यक्ति जो है ना मेरा पैसा ले लिया है, या मेरे भाई को बंदूक से मार दिया है, या चाकू मार दिया है। अब यहाँ पे क्या मैं दूंगा? उसके सपोर्ट में मैं रेलिवेंट फैक्ट, कंटिन्यूअसली रेलिवेंट फैक्ट देता रहूंगा, और ऐसा फैक्ट दूंगा जो कि उससे रिलेटेड हो, फैक्ट इन इशू में हो। जो इशू में होगा उसी को हम देने का काम करेंगे। इररेलेवेंट फैक्ट देने का काम यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो सेक्शन नंबर 5 की और सेक्शन नंबर 6 की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। सेक्शन नंबर जब हम 6 की बात करेंगे तब हम यहाँ पे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 6 की बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 7। ये ऐसे सेक्शन है साथियों कि अगर आप इन सबों को अभी अंदर के कंटेंट को भी बाय द टाइम बिंग मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। अभी तो मैं यहाँ पे इंडेक्स का रिवीजन कर रहा हूं, और इंडेक्स का रिवीजन आप सभी लोगों को करवा रहा हूं। जितना बेहतर तरीके से आप इंडेक्स का रिवीजन करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्योंकि इंडेक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 20 से 25% चीजों को आप इनिशियल स्टेज में ही सीखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर हम 7 की बात करते हैं। अब आपसे सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है 3 बातों को कहता है। ओकेजन की बात करता है, कॉज की बात करता है, और इफेक्ट की बात करता है ऑफ अ फैक्ट इन इशू। अगर कोई भी फैक्ट इन इशू में मामला होता है तो हम 3 चीजों को देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ओकेजन तैयार हो रहा था, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे किसी को डेथ कॉज करना है, तो मैं उसको मारने के लिए किसी ना किसी तरह से एक प्लानिंग करूंगा ना। साथियों यहाँ पे मारना, जिलाना, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्रिमिनल जस्टिस का पार्ट है, और क्रिमिनल जस्टिस में मारना, किसी को जिलाना, यही सारी चीजों को हमको बार बार देखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं बार बार चाकू का जिक्र कर रहा हूं, मैं बंदूक का जिक्र कर रहा हूं। मेरा इंटेंशन है कि सिर्फ और सिर्फ इस इंडियन एविडेंस एक्ट को समझाना। यहाँ पे ये एज अ डिस्क्लेमर था जो कि मैं आपको यहाँ पर दे दिया। कहा जा रहा है सेक्शन नंबर 7 में, सेक्शन 7 कहता है कि अगर हमें किसी को मारना हो तो सबसे पहले हमें क्या तलाश करना पड़ता है? हमें अवसर तलाश करना पड़ता है। बेटा जिस दिन अवसर पे मिल गए ना उस दिन मार डालेंगे। अवसर हमें देखना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई अवसर आपको मिल गया, कोई कारण भी मिल गया, अवसर तो आपको मिल ही गया, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कारण भी मिल गया, और उस कारण को, उस अवसर को आप मिला करके क्या कर दिए? आप उसको इफेक्ट में ला दिए। मीन्स कि फाइनली आप उसको मार दिए। ये सेक्शन नंबर 7 हमारा कहता है। सेक्शन नंबर 7 चिल्ला के कह रहा है फैक्ट विच आर द फैक्ट किस तरह से बन रहा है? किसी ओकेजन से बन रहा है, किसी कॉज से बन रहा है, और किसी ना किसी इफेक्ट से बन रहा है, और यही आगे जाकर के क्या बन जा रहा है? यही आगे जाकर के फैक्ट इन इशू के रूप में हमारा काम करने लग रहा है। तो ये बातें आप सेक्शन नंबर 7 से 3 की पॉइंट है, और इन्हीं 3 की पॉइंट्स को अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका हो जाएगा। ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, OCE की बात करते हैं। जिस तरह से आप इसका निमोनिक्स तैयार करना चाहते हैं, आप फ्री हैं, आप उस तरह से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास सेक्शन नंबर 8 आ जाता है। सेक्शन नंबर 8 को देखते हैं आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन नंबर 8 आपसे 3 चीजों के बारे में बात करता है। मोटिव,
प्रिपरेशन एंड कंडक्ट की बात करता है। भैया क्या है हमारा मोटिव? हमारा मोटिव क्या था? जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो हमें एकदम क्रिमिनल जस्टिस की तरह सोचने की आवश्यकता होती है, हमें एकदम क्रिमिनल्स की तरह सोचने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमें मोटिव की बात कर रहा है कि क्या होना चाहिए। सेक्शन नंबर 8 कहता है हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। हमारा मोटिव जो भी रहे हम उसी लेवल का प्रिपरेशन करें, जिस लेवल का हमारा मोटिव है उसी लेवल का हमें प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? उसी लेवल का हमें प्रिपरेशन, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट की बात कर रहा है। कैसे कंडक्ट की बात कर रहा है? तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात कर रहा है। हमारा मोटिव भी होना चाहिए, हमारे पास प्रिपरेशन भी होना चाहिए और साथ ही साथ या तो मोटिव हो, प्रिपरेशन हो और किसी भी प्रकार का हमारा सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो। तो हमारा सेक्शन नंबर 8 ये बताने का काम कर रहा है कि CMP, यहां पे आप निकालेंगे तो इसका निमोनिक CMP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CMP हो जाएगा। मीन्स की पहले C इज स्टैंड फॉर कंडक्ट की हम बात करते हैं, M इज स्टैंड फॉर मोटिव की बात करते हैं और P इज स्टैंड फॉर प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो यहां से जिस तरह से भी हो सके आप निमोनिक्स बना लीजिए, क्योंकि जब आपके फाइनली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सेक्शन याद होना चाहिए। जब आप सेक्शन याद रखे रहेंगे तभी आप बेहतर तरीके से हिट कर पाएंगे, अन्यथा आप कहीं ना कहीं लूज कर जाएंगे अपने मार्क्स को। तो यहाँ पे जो भी हो सकता है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आप उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा फोकस करिए, चीजें आपके सामने बेहतर तरीके से आएंगी। सेक्शन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 9 आप लोगों से क्या कहना चाहता है? कुछ ना कुछ ये भी आपको बताना चाहता है, कुछ ना कुछ आपको ये देना चाहता है। कर अ फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट। जब हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर हमने 5 में पढ़ा था कि कोई भी देंगे, कोई भी चीज अगर हम देंगे तो फैक्ट इन इशू में देंगे या फिर रेलिवेंट फैक्ट को देंगे। पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 का जो हमारा बंच है वो यही बात कर रहा है कि कोई भी चीज हम देंगे तो कैसा देंगे, या तो वो रेलिवेंट फैक्ट देंगे या फिर फैक्ट इन इशू में हो तो ही उसको हमको देने का काम करना है। तो सेक्शन नंबर 9 आपसे यहां पे क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 9 आप लोगों से कह रहा है कि फैक्ट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? फैक्ट जो होना चाहिए नेसेसरी होना चाहिए। ये नहीं कि अननेसेसरी फैक्ट हम दे दिए, कोर्ट के पास हम इतना मोटा पोथी ला दिए, कहें कोर्ट तुम बैठ के पढ़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नेसेसरी फैक्ट देंगे, अननेसेसरी फैक्ट हमें कोर्ट ऑफ लॉ में देने के लिए नहीं कहा जा सकता है और कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके अननेसेसरी फैक्ट को क्या करे, बैठ करके कोर्ट एक एक पेज पढ़े। नहीं, जहां पे जो नेसेसरी फैक्ट शो कर रहा है उस नेसेसरी फैक्ट को आप ले जाइए और कोर्ट को दिखाइए कि देखिए माय लॉर्ड, इस पेज नंबर पे ये स्पेसिफिक बातें, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर किया जा रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि फैक्ट कैसा होना चाहिए? नेसेसरी होना चाहिए। क्या करने के लिए? टू एक्सप्लेन इन द कोर्ट ऑफ लॉ में। कोई भी चीज अगर हम पेश करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो फैक्ट क्या होना चाहिए? नेसेसरी होना चाहिए टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट। जो क्या कर सकता है? जो तो एक्सप्लेन कर सकता है या इंट्रोड्यूस कर सकता है एक रेलिवेंट फैक्ट को। सेक्शन नंबर 9 आपसे सिंपल यही कह रहा है। सेक्शन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 10 आप लोगों से क्या कहता है? सेक्शन नंबर 10 और भी आसान चीजें कहता है। सेक्शन नंबर 10 कह रहा है कि थिंक, सेड और डन। यहां पे और का विशेष आप ध्यान रखिएगा, जहां जहां पे भी और लगा करके रखा है यहां पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस लिए ये यहां पे और लगा करके रखा है। जैसे यहां पर आप देखिए कि और लगा करके रखा है, तो और का मतलब क्या होगा? या तो ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से अलग अलग की बात कर रहा है। कह रहा है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पायरेटर। आप लोगों ने इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत कॉन्स्पायरेसी जरूर पढ़ा होगा, वही कॉन्स्पायरेसी से यहां पे निकल के आ रहा है कॉन्स्पायरेटर। किस तरह से आपको कॉन्स्पायरेट किया जा रहा है? क्या करने के लिए कॉन्स्पायरेशन किया जा रहा है, कॉन्स्पायरेट किया जा रहा है? इन रेफरेंस टू, क्या करने के लिए? टू मेक अ कॉमन डिजाइन। आपको कुछ अलग करने के लिए यहां पे कहा जा रहा है और सेक्शन नंबर 10 इसी की बात कर रहा है। साथ ही साथ हम सेक्शन नंबर 11 को देखेंगे। सेक्शन नंबर 11 आप लोगों से क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 11 आप लोगों से कह रहा है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। जब कोई फैक्ट नॉट रेलिवेंट रहता है, कोई भी फैक्ट होता है जो कि व्हेन फैक्ट नॉट
नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, जब वो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं रहता है तब उसको क्या बना दिया जाता है, बिकम रेलिवेंट यहां पे बनाने का काम किया जाता है। फिर सेक्शन नंबर 12 को आप देखिए, सेक्शन नंबर 12 आप लोगों से क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 12 कह रहा है कि इन सूट फॉर डैमेजेस, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेजेस हो गया, फैक्ट टेंडिंग हो गया टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट और रेलिवेंसी की बात यहां पे कर रहा है सेक्शन नंबर 12। तो यहां पे जो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं साथियों, सेक्शन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यहां पे शिनाख्त परेड की भी बात की जाती है कि भैया तुम आओ और अपने अपने चीजों को यहां पर पहचानने का काम करो। सेक्शन नंबर 9 टीआईपी की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें को आप यहां पर देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9 तक तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सभी सेक्शंस आपके एक एक दिमाग पे होने चाहिए। सेक्शन नंबर 13 की हम बात करते हैं, तो सेक्शन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है कि जो भी फैक्ट होने चाहिए रेलेवेंट होने चाहिए। व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का कोई भी राइट या कोई भी कस्टम्स हमारे क्वेश्चन में होना चाहिए, तो जो भी हमारे फैक्ट होने चाहिए साथियों कैसे होने चाहिए, यहाँ पे हमारे फैक्ट जो भी होने चाहिए वो रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ अब हमारे पास आ जाते हैं सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 आपसे क्या कहना चाहता है, सेक्शन नंबर 14 को भी थोड़ा सा सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 14 आप लोगों से कहना चाहता है, कर रहा है फैक्ट शोइंग, क्या शो कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा है कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहे थे या फिर किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के बारे में हम सोच रहे थे, एट दैट टाइम हमारा माइंड क्या कह रहा था, हमारा बॉडी क्या कह रहा था। ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर अगर हम 14 की बात करते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम क्या था, क्या सोच रहा था हमारा दिमाग, हमारा बॉडी क्या कह रहा था, हम जो बॉडी में महसूस कर रहे थे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे उस दृश्य को देख करके या उस दृश्य के बारे में सोच करके क्या हो रहा था। ये सारी की सारी बातें हमारे सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत ही देखने के लिए मिलता है। यहां पे आपको वर्डिंग्स भी देखने के लिए मिलेगा, स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स की बात की जाती है। ये पूरा का पूरा बात आपसे सेक्शन नंबर 14 कह रहा है। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 15 के पास आते हैं, देखते हैं सेक्शन नंबर 15 यहां पे क्या आपसे बताना चाहता है। कह रहा है कि फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल, या तो एक्ट को क्या किया गया है, या तो एक्सीडेंटल बनाया गया है या फिर इंटेंशनल उसको बनाया गया है, या तो किसी भी प्रकार से कोई भी एक्सीडेंट कॉज हो गया है या फिर उसमें क्या किया गया है, उसमें इंटेंशन अपना बुद्धि लगाया गया है। इंटेंशन था हमारा कि बेटा तुमको हम मारेंगे, तो ये या तो एक्सीडेंटल हो सकता है या फिर इंसिडेंटल हो सकता है। और ये बात किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 15 के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 16 की हम बात करते हैं। सेक्शन नंबर 16 आप लोगों से क्या कहता है, कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट की बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 16 तक का ये मामला पूरा आपका हो गया। अब हमारे पास आता है एडमिशन। यहां से भी n नंबर ऑफ टाइम्स आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं कि क्या होता है एडमिशन, किसको हम एडमिशन कहते हैं, किसको स्वीकृति हम यहां पे कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 17 की। सेक्शन नंबर 16 तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी निपटाने का काम किया। जब जब एडमिशन की बात आती है, खास करके इंडियन एविडेंस एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन नंबर 17 आता है और सेक्शन नंबर 17 सिंपली हमसे डेफिनेशन के बारे में बताता है। कहता है कि एडमिशन के डेफिनेशन को यहां पर डिफाइन करने का काम किया गया है। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 17 आपने यहां पे निपटा दिया। साथ ही साथ एक सेक्शन नंबर 18 की हम बात करते हैं। सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है, एडमिशंस के बारे में बता रहा है कि कौन कौन किस किस तरह से एडमिशन कर सकता है। क्या कोई एजेंट भी एडमिशन कर सकता है अपने मास्टर के बिहाफ पे, अपने मालिक के बिहाफ पे, क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का भी हो सकता है, वो भी एडमिशन कर सकता है। यहां पर देखिए जैसे कर रहा है, बाई पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, क्या अपने अब उनका एजेंट भी क्या कर सकता है, एडमिशन यहां पे कर सकता है। सेक्शन नंबर 18 बताता है। सेक्शन नंबर 18 फिर बताता है कि क्या किसी शूटर का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अगर हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या मैं किसी भी चीज को लेकर के एडमिट कर सकता हूं कि चलिए कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको देखने का काम करूंगा, मैं उसको कन्वीनियंस करने का काम करूंगा। सेक्शन नंबर 18 ये भी बताता है। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 18 कहता है बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, क्या कोई पार्टी ऐसी है जो कि इंटरेस्टेड है, किसको लेकर के इंटरेस्टेड है, किसी भी टाइप के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के इंटरेस्टेड है, क्या वो पार्टी भी वहां पे
एलिजिबल है कि वो सेक्शन नंबर 18 के अकॉर्डिंग एडमिशन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये भी हमको देखने के लिए मिलता है। और ये सभी के सभी आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के एज अ ऑप्शन के रूप में बनने वाला टॉपिक है। साथ ही साथ जब जब आपके सामने रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा वहां पे भी ये बनने वाला आपका टॉपिक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, कर बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव, अगर उसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, क्या वो भी पर्सन सेक्शन नंबर 18 के अंतर्गत एडमिशन कर सकता है? तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। ये सभी लोग सेक्शन नंबर 18 के अकॉर्डिंग एडमिशन कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 19 को अब आप आइए देखिए कि सेक्शन नंबर 19 आप लोगों से क्या कहना चाहता है। सेक्शन नंबर 19 आपसे कहना चाहता है, कह रहा है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज एजेंट पार्टी टू सूट। उसका पोजीशन वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा। किसके थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा? अगेंस्ट पार्टी और सूट के अगेंस्ट ही हमको यहां पे सेक्शन नंबर 19 में प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, सेक्शन नंबर 20 की हम बात करते हैं। कह रहा है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू पार्टी टू सूट। एक्सप्रेसली रेफर किया गया है कि ठीक है आज मैं नहीं आ रहा हूं, आज हमारे जगह पे ये क्या कर लेंगे, ये देखेंगे। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, पर्सन को एक्सप्रेसली रेफर्ड किया गया है। किसके द्वारा? किसी ना किसी पार्टी के द्वारा एक सूट के लिए यहां पे। तो ये भी क्या कर सकते हैं, यहां पे एडमिशन कर सकते हैं सेक्शन नंबर 20 में। सेक्शन नंबर 21 की हम बात करते हैं तो कह रहा है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और देयर बिहाफ पे की बात कर रहा है। कह रहा है कि प्रूफ चाहिए। किस टाइप का प्रूफ चाहिए, क्या नेचर होना चाहिए प्रूफ का? तो जो हम एडमिशन कर रहे हैं अगेंस्ट किसी के पर्सन के साथ हम क्या कर रहे हैं, किसी के खिलाफ अगर हम एडमिशन कर रहे हैं तो उसको लेकर के सेक्शन नंबर 121 आपकी यहां पे बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 22 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 22 कह रहा है ओरल एडमिशन की बात कर रहा है। कह रहा है ओरल एडमिशन भी हो सकता है। और ओरल एडमिशन किस तरह से होगा? कह रहा है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। जब कोई भी कंटेंट जो होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारा रेलिवेंट होता है, उसको सेक्शन नंबर 22 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको हम सेक्शन नंबर 22 के अकॉर्डिंग एडमिशन करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप बंच देख रहे हैं, सेक्शन नंबर 23 तक चलेगा। और सेक्शन नंबर 23 तक आपको बताता है कि किस तरह से आप किसी भी चीज को एडमिटेड कर सकते हैं। क्या एजेंट भी कर सकता है, क्या आपका कोई भी क्रिएटर भी कर सकता है, कोई भी और जो भी आपके बिहाफ पे हो, क्या किस तरह से वो यहाँ पे एडमिशन कर सकता है। सेक्शन नंबर 22 कैपिटल ए की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 22 कैपिटल ए आप लोगों से कह रहा है कि व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलिवेंट। हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे शामिल करेंगे क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 आया और जैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया तो हम लोगों ने क्या किया, उसको भी अडॉप्ट किया। किसके अंतर्गत? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट होगा तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करने का काम करेंगे? तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 22 कैपिटल ए के अंतर्गत ही रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम आएंगे सेक्शन नंबर 23 के पास। और सेक्शन नंबर 23 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। किसकी बात करता है? तो सिविल केसेस में अगर रेलेवेंसी है सिविल केसेस की तो हम वहां पे भी सेक्शन नंबर 23 के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने सेक्शन नंबर 23 तक के चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम किया। फिर अगर हम नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे साथियों तो वहां पे हम सेक्शन नंबर 24 से लेकर के आगे के जितने भी हमारे सेक्शंस बच रहे हैं उन सभी सेक्शंस को हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। जिस तरह से आज आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं सेम उसी तरह से आप लोग साथ देते रहिए साथियों। बस देखिए आप लोगों का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हवा बन करके निकल जाएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन से पहले आपके कंटेंट पे आपका कमांड होना चाहिए, खास करके आपके इंडेक्स पे कमांड होना चाहिए। अगर आपने बेहतर तरीके से इंडेक्स पे कमांड बनाया है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अदर स्टूडेंट से बेहतर पोजीशन पे। अंदर के कंटेंट तो हमें पढ़ने ही है, वो तो धूमधाम से पढ़ने हैं, केस लॉ हमको पढ़ने हैं और भी बेहतर तरीके से पढ़ने हैं, लेकिन जो कंटेंट पे आप फोकस कर रहे हैं ये 2-4 नंबर आपका कहीं ना कहीं इनहांस करने के लिए ही आप कर रहे हैं। साथियों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं, ये आप ही लोगों का भाई हूं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में तो इस वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा जिससे कोई भी डाउट अगर आप लोगों को
इससे रिलेटेड अराइज हो रहा है, तो मेरा कमेंट सेक्शन भी ओपन रहता है साथियों। आप सभी लोग अपने कमेंट्स को करिएगा, मैं सभी के कमेंट्स को दिल से पढ़ता हूं और उसका डे टू डे रिप्लाई देने का भी कोशिश करता हूं। साथियों, ये था एक छोटा सा सेशन, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोज में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।